राजयोग कैसे देखते हैं और राजयोग बनते कैसे हैं। हम क्या करते हैं कि अच्छा कुंडली वीरेंद्र की। जी, एक बीच एक सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक पॉइंट याद आ गया। ठीक है, बोलिए। आज मैंने उसी सूत्र पे कुंडली लगा के देखी। ठीक है जी। उसी सूत्र पे कुंडली लगा के देखी, देखो हमारा मतलब परसों जो पूरा वो चला था नहीं, उसमें क्या हुआ था, क्या बात बताई थी आपने। बे हम सबसे पहले दसम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनको बिल्कुल। लिखेंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। या फिर मान लो कोई ग्रह नहीं है या है भी है, तो फिर दूसरा ये देखेंगे दृष्टि किनकी है ग्रहों की दसम ठीक भाव है, पे, ठीक है, उन ग्रह को लिखेंगे। और जो दशमेश है, दसवें भाव का स्वामी है, उसको, ये सब हमने नोट कर लिया ना। ठीक है जी। उसके बाद हम 10 मास कुंडली खोलते हैं। बिल्कुल। फिर हम जाते हैं मकर राशि में। मकर राशि पे। उसमें देखते हैं कौन सा ग्रह बैठा है। अगर उन्हीं में से कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की दशा या अंतरदशा आने पे वो अपना फल देगा। यानी कि मान लो जो भी प्रतिष्ठा देनी है, मान सम्मान देना है, अपना हम्म। काम करेगा, है ना। यही था बिल्कुल। ना। यही था। तो बाई चांस जैसे मैंने एक कुंडली देखी, तो उसमें ना तो मान लो उनमें से जैसे जो ग्रह मैंने लिखे, हम्म। तो उनमें से कोई भी ना तो ग्रह था, हम्म। ना ही फिर उस पे मकर राशि का जो भाव था उस पे किसी ग्रह की दृष्टि थी। ठीक है। तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने एक ना तो बताया था कोई आपको। उसके अंदर बैठा कोई ग्रह हाँ। वो उनमें से। ठीक है, ठीक है। उसमें हम्म। से पहला हमारा नियम क्या था कि ना। हम्म, जब व्यक्ति का जन्म होता है, आप बताओ बताओ। जब व्यक्ति का जन्म होता है हम्म। उस समय कोई ना कोई दशा या अंतर्दशा अवश्य होती है। व्यक्ति का जन्म किसी दशा या अंतर्दशा के अंदर जरूर होता है, ये तो ठीक है। तो किस दशा या अंतर्दशा के अंदर जन्म हुआ, दशा का कौन सा ग्रह था और अंतर्दशा कौन सा वो ग्रह था, उन ग्रह को नोट कर लेंगे। अब उन ग्रह अच्छा। को नोट कर लेंगे। वो ग्रह यदि आपके मकर लगन, मकर राशि में दशमांश कुंडली मकर राशि से रिलेट करते हैं, उसे संबंध बनाते हैं, दृष्टि संबंध है, या उसको अच्छा। वहां पर वो बैठे हुए हैं, तो उनकी दशा में भी व्यक्ति के जीवन में अच्छा वो समय आता है। अच्छा। कई बार क्या होता है कि जन्म कुंडली के अंदर राजयोग होते हैं, लगन कुंडली के अंदर, लेकिन वो राजयोग आपको पूर्णतया फल नहीं देते। हम कुंडली के लगन भाव को देखकर बोल देते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर गजकेसरी योग है, विष्णु लक्ष्मी योग है, ठीक है जी, हंस योग है, पंच महापुरुष योग है। आगे बात करेंगे पंच महापुरुष योग कौन कौन से होते हैं। विष्णु लक्ष्मी राज योग कौन से होते हैं मैंने कल आपको करवाया है, वो कैसे बनते हाँ। हैं। हाँ। ठीक है। राशि परिवर्तन योग होता है एक, वो कैसे बनता है वो आज बताएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। नीच भंग राज योग होता है एक, उसकी बात आगे करेंगे। पाराशर ऋषि जी कहते हैं, तुम आज बात करने वाले हैं कुछ योगों के ऊपर। जो मैंने करवाया आपको कल, जो योग करवाए उसमें क्या था, पहली कंडीशन क्या थी, पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति का जन्म किस दशा या अंतरदशा में हुआ है। उस दशा और अंतरदशा के ग्रह को नोट कर लेते हैं। फिर हम उसको चेक करते हैं क्या वो ग्रह जन्म कुंडली के दसम भाव से संबंध बनाता है, दसम भाव पर उसकी दृष्टि है या वहां पर बैठा है, तो वो ग्रह भी व्यक्ति के जीवन के लिए अच्छा फल लेके आते हैं, कुछ ना कुछ उसको देकर जाते हैं। फिर हमने देखा कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, मान लीजिए जब व्यक्ति का जन्म हुआ उस समय के दशा के अंत से ग्रह वो दसम भाव से रिलेट नहीं कर रहे, फिर हम उसको क्या करेंगे, दसमांश कुंडली में जाके चेक करेंगे। दसमांश कुंडली में जाकर उनको चेक करेंगे। मकर कुंडली, मकर राशि के अंदर, यहां तक हो गया था आपका सभी का, यहां तो सब क्लियर है। बिल्कुल। ठीक है।
हो गया जी। आज हम बात जी। करेंगे आगे जो नियम है हमारे। ये नियम ऐसे हैं रमेश जी, हम्म। जो आपको बता रहा हूँ नियम। ये नियम कोर्स के लास्ट के नियम हैं। मतलब ऐसे ऐसे नियम मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल मिलते हैं। हम्म। फिर मैंने भी, चलो आप कर रहे हैं पहले से, तो विषय चला आपके, हुआ है, विषय चला हुआ है। हाँ, तो इसे चला, उस हिसाब से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल नियम। बिल्कुल। क्या होता है कई बार कि व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहते हैं कि क्या इस जीवन में कहीं ना कहीं मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि मैं कोई तरक्की कर पाऊंगा जीवन के लास्ट में, बीच में, कभी भी। तो हम उसको बता सकते हैं कि आपकी कुंडली के हम्म। अंदर लिखा हुआ है कि आप जीवन में बहुत अच्छा करके जाएंगे, करते भी हैं। हम्म। वो रूल, वो नियम ऐसे हैं, व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर राज्य को प्राप्त कर लेता है। देखो, मैंने कल बताया था आपको, बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कल परसों। ऐसे लोग हुए हैं हाँ। जो बचपन से उनके मतलब कि गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के आधार पर, अपने उन योग के आधार पर बहुत सफलता पाई। राजा ही बने, बिल्कुल। मंत्री बने, अच्छे खिलाड़ी बने। तो हम आज बात करते हैं आगे ग्रहों, आगे की। कल हमने किया था कि विष्णु लक्ष्मी योग, ये करवाया आपको कैसे होता है। आज हम बात करेंगे महाभाग्य योग। वीवी रमन जी हुए हैं। इस जो 100 साल के अंदर अंदर 3 ज्योतिषी हुए हैं, सबसे बढ़िया ज्योतिषी, हम्म। सबसे प्रसिद्ध, जिन्होंने ज्योतिष के अंदर कुछ करके दिखाया जिसको लोग मानते हैं। डॉक्टर वीवी रमन जी, हम्म। कृष्णमूर्ति जी, हम्म। जिनकी पद्धति है केपी, जिसको आपने सुना केपी। हाँ, बिल्कुल के पिलारी। केपी से ना, कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति नाम हम्म। हुआ है उनका, वो साउथ के हुए हैं, तीनों ही साउथ के हैं। डॉक्टर वीवी रमन, कृष्णमूर्ति जी, और डॉक्टर के एन राव साहब। के एन राव साहब अभी हम्म। वर्तमान में जीवित हैं। वो आईएएस अधिकारी हुए हैं, अनमैरिड हैं। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ज्योतिष के लिए झोंक दिया। आईएएस अधिकारी रहे वो। 3 हुए के एन राव साहब, जो भी जीवित हैं, कृष्णमूर्ति जी, वीवी रमन। तो तीनों ने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। जो वीवी रमन की एक बुक है, 300 इम्पोर्टेंट्स योग। 3 कुंडली के अंदर 300 महत्वपूर्ण योग, जो आपके राजयोग हैं, धन योग हैं, पिशाच योग हैं, प्रेत योग हैं, इंद्र योग हैं। इंद्र योग कैसे देखते हैं, पिशाच योग कैसे देखते हैं, कुंडली प्रेत योग कैसे देखते हैं, पितृ योग कैसे देखते हैं, इंद्र योग कैसे देखते हैं, महापर्वत योग कैसे देखते हैं। 300 योग हैं। 300 हम इतने नहीं याद कर सकते, इतने हम यूज में कर सकते हैं। तो हम उनमें से 20 या 21 ऐसे सूत्र याद करेंगे जो हमारे जीवन में काम आते हैं, हमें वो करने चाहिए। तो उनमें से वो राजयोग कौन से हैं? पहला है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग, महाभाग्य योग, नीच राजयोग। एक एक ग्रह, एक ग्रह भी राजयोग बना देता है। वो कैसे बनाता हो आगे बात करेंगे। तो हम आज बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सूत्र है, महाभाग्य योग। महाभाग्य योग कैसे देखते हैं, पुरुष की कुंडली में कैसे देखेंगे। ये जो पीडीएफ है मैं आपको सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप पर।
महाभाग्य योग कैसे देखते हैं? पुरुष की कुंडली में पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो, पुरुष का जन्म दिन में हुआ हो, उनका लग्न चंद्रमा और सूर्य विषम राशि में हो। विषम राशियां कौन सी होती हैं? जो दो से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1, 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11। आपके पास कोई कुंडली आती है, उस कुंडली में वो कुंडली किसी पुरुष जातक की, किसी लड़के की है, और लड़के का जन्म दिन में हुआ है, उसका लगन 1, 3, 5, 7, 9, 11 में से कोई एक लगन हो, उनका चंद्रमा इनमें से किसी एक में बैठा हो, और सूर्य इनमें से किसी एक में बैठा हो, यानी कि विषम राशि में बैठा हो। विषम राशि कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो उनको बोलेंगे महाभाग्य योग, यानी कि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर महाभाग्य लेकर आया है। ये जीवन में कुछ ना कुछ करके जाएगा, वैसे जाएगा। परमात्मा ने इसको भेजा है महाभाग्य योग देकर। स्त्री कुंडली में कैसे देखेंगे? किसी स्त्री कुंडली, किसी फीमेल चार्ट चार्ट है, तो हम चेक करेंगे कि उस लड़की का जन्म रात को हुआ हो, उसका लगन चंद्र और सूर्य तीनों समराशि के हों। समराशि कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये महाभाग्य योग कहते हैं। आसान है। लड़के का जन्म चेक करेंगे, दिन में हुआ है, लड़के का लगन चंद्रमा और सूर्य तीनों विषम राशि के हों। लड़की के लिए चेक करेंगे, जन्म रात्रि को हुआ हो और उनका चंद्र लगन सूर्य समराशि के हों। समराशि पता है सभी को, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, जो 2 से डिवाइड होती है। फिर पराशर ऋषि जी ने एक सूत्र दिया हमें, तीसरा, छठा और आठवां घर। तीसरा, छठा और आठवां घर। पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगा ये, फिर उसको उनको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल कुंडलियों पर कैसे ये काम करते हैं। 3, 6, 8 और 12, 3, 6, 8 ये जो घर होते हैं, इनके स्वामी तीसरे का, छठे का, आठवें का, इनका स्वामी यदि नीच का हो, मान लीजिए तीसरे घर का स्वामी गुरु है, गुरु मकर राशि में नीच का होता है, तो ये क्या बन गया? ये राजयोग बन गया। यानी कि तीसरे, छठे, आठवें घर के स्वामी यदि नीच राशि में बैठे हो, नीच के हो जाएं, तो राजयोग बनाते हैं। दूसरा, तीसरे, छठे, आठवें घर में कोई ग्रह आकर नीच का होकर बैठ जाए तो वो राजयोग बनाता है। हम क्या करते हैं, कोई भी ग्रह उच्च का बैठ जाता है, बड़ा अच्छा ग्रह है, उच्च का हो गया है। उच्च का ग्रह अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं होता, और नीच का ग्रह बुरा हो ये कोई जरूरी नहीं होता। हमें देखना होता है कि वो ग्रह कहाँ का है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, कोई दुकान ऐसी है जहां पे नॉनवेज चलता है, तो क्या सात्विक व्यक्ति वहां पर रह पाएगा? क्या वो कार्य वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसका कार्य करने के लिए कोई तामसिक व्यक्ति ही चाहिए। जहां सात्विक कार्य होते हैं वहां तामसिक व्यक्ति नहीं रह सकता। इसी प्रकार घरों को हम चेक करते हैं कौन सा घर किस घर के लिए बना हुआ है। सभी ग्रह नीच के अच्छे नहीं होते और सभी ग्रह उच्च के अच्छे नहीं होते। किन घरों में नीच के ग्रह अच्छे होते हैं और किन घरों में उच्च के ग्रह अच्छे होते हैं? रमेश जी, जी। आपको याद होगा उन्होंने प्रश्न किया था एच एस राव जी से कि आपने बताया नहीं कि नीच के ग्रह कहाँ कहाँ अच्छे होते हैं, कहाँ बुरे होते हैं।
हम्म। याद है ना? बिल्कुल। तो बोलेगा हर उनके जगह मन गंगा है मन की मन ना? की तो यही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए उस चीज वो को। समझ नहीं पाए, और मैं उस टाइम समझ गया भाई क्या बात है, भाई क्या पूछ रहा है ये। नहीं, उनका बिना मतलब वो भी तरीका ठीक नहीं था ना, पूछने का तरीका भी उनका गलत गलत था, था। वो तरीका बिल्कुल हम्म। गलत तरीका था उनका। ठीक है, चलो वो उस पर हम्म। जाते हैं। मैं सब बताता हूँ आपको भाई, वो कहाँ काम करते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। नीच के ग्रह किस घर के लिए अच्छे होते हैं? तीसरे, छठे और आठवें घर का स्वामी यदि नीच का हो तो राजयोग देता है। तीसरे, छठे, आठवें और आठवें घर में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो वो राजयोग देता है। ये मैं नहीं कहता, ये पराशर ऋषि जी कहते हैं, जिन्होंने वैदिक ज्योतिष को बनाया। तो वह ज्योतिष के पितामह कहा जाते हैं, ज्योतिष के पितामह कहे जाते हैं। ग्रह कोई भी हो। ग्रह कोई भी हो, कोई भी ग्रह तीसरे, छठे, आठवें घर में बैठकर नीच का हो जाता है तो राजयोग देता है। कोई भी ग्रह तीसरे, छठे और आठवें घर का स्वामी हो और नीच का हो जाए तो राजयोग देता है। लेकिन कुछ कुंडलियों में छठे घर का, जो छठे घर में बैठा ग्रह नीच का अच्छा नहीं होता। कहाँ नहीं होता, वो आगे बात करें। जैसे मान ली कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, यदि छठे घर का स्वामी 10th हाउस में बैठ जाए, आप चेक करना कभी, आईएएस, आईपीएस, इनकी कुंडलियों में आपको छठे घर का संबंध 10वें घर से मिलेगा। हम्म। छठे घर का बिल्कुल। स्वामी यदि उच्च का हो, 10 का हो जाए, तो वहां पर छठे घर में एक आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए छठे घर में उच्च के ग्रह अच्छे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उच्च का ग्रह मेहनत करवाता है। उच्च का ग्रह मेहनत करवाता है, उसको परिश्रम कराता है। तो आईएएस, आईपीएस बनने के लिए उसको पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। और नीच के ग्रह क्या कराते हैं, वो व्यक्ति को आसानी से चीजें दे देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फॉर्म भर दी किसी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरे उन्होंने, उन्हें ग्रुप डी की वो पोस्ट मिल जाती है, जॉब लग जाती है, लेकिन उसकी और इच्छा ही नहीं आगे बढ़ने की। उसके लोग ग्रह नीच के अच्छे हैं। एक व्यक्ति की इच्छा है मुझे आईएएस बनना और तैयारी करनी है, तो उसके लिए छठे घर में उच्च के ग्रह अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रह उसे और मेहनत करवाएंगे। तो इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं, भाई कुंडली ना कोई अच्छी है ना कोई बुरी है, ना कोई ग्रह अच्छा होता है ना बुरा होता है। ग्रह और कुंडलियां सभी अच्छी हैं और सभी बुरे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि वो किस कंडीशन में क्या कार्य कर रहे हैं। आगे आगे जब बात करेंगे, बताएंगे, पीछे हमारी बात हुई है रमेश जी इस विषय में। यदि आठवें घर का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाता है, यदि आठवें घर का स्वामी 7th हाउस में बैठ जाता है, 7वें घर में, तो हम क्या कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आएंगी। आएंगी, श्योर है, क्योंकि 8वां घर समस्याओं का है। 8वें का स्वामी 7वें घर में यदि बैठ जाता है तो समस्याएं आएंगी जीवन में, उसके वैवाहिक जीवन में। और पति और पत्नी दोनों का स्वभाव, दोनों के विचार आपस में तालमेल में नहीं रहेंगे, मैच नहीं करेंगे। लेकिन वो ठीक हो सकते हैं यदि उन यदि पति डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीबीआई में हो, सीआईडी में हो, इंश्योरेंस में हो, रिसर्च में हो, पेट्रोल पंप का कार्यकर्ता हो, गैस एजेंसी में हो, रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो किस चीज के लिए कौन सा ग्रह कहाँ पे हमने यूज करना है, किसको कैसे यूज करना है, वो हमें पता हो तो ग्रह अच्छे हो जाते हैं। कोई ग्रह ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हम उसको अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा लास्ट में। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, आप उसको उच्च का कर सकते हैं, वो ग्रह आपको उच्च के फल देगा।
ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। हमने 2 योग किए, महाभाग्य योग और ग्रहों के 3 ग्रहों में नीच ग्रह होते हैं राजयोग देते हैं। यहां तक क्लियर है। जी बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस योग के अंदर 5 ग्रहों से योग बनते हैं, ये राजयोग बनाते हैं। पहले हम बात करेंगे मंगल से। मंगल केंद्र स्थान में, केंद्र कौन से होते हैं? 1, 4, 7 और 10। पहला, चौथा, 7वां और 10वें घर में मंगल यदि अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, उसको रोचक योग बोलते हैं, रोचक महापुरुष योग। अब ये क्या कार्य करता है, हम उसकी डेफिनेशन बाद में करेंगे। रोचक योग क्या देके जाता है? ये व्यक्ति को साहसी, मेहनती, गुस्से वाला, एनर्जेटिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी बहुत होती है। बहुत सारी इसकी डेफिनेशन है, हम जो इनको डिफाइन करेंगे, अलग अलग इनको बताएंगे, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है भद्र योग। बुध केंद्र में स्वराशि राशि में हो, अपने राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। बुध की उच्च राशि कौन सी है? कन्या है। तो कन्या राशि में हो या मिथुन और कन्या में हो तो भद्र योग बन जाता है। गुरु अपनी स्वराशि में हो, स्वराशि कौन सी होती है गुरु की? धनु और मीन, या उच्च राशि में हो, कर्क राशि में हो, कहा? केंद्र में हो, तो वो हंस योग बन जाता है। मालव्य योग ये शुक्र से बनता है। शुक्र केंद्र स्थान में कहीं पर भी अपनी राशि, शुक्र की 2 राशियां होती हैं, वृष और तुला। उच्च के कहा होते हैं? मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो मालव्य योग बनाते हैं। शश योग, शनि स्वराशि, स्वराशि कौन सी है? मकर और कुंभ। उच्च राशि कौन सी है? तुला, तो यहां शश योग बनता है। ये ऐसे योग हैं, केवल एक योग, केवल एक ग्रह व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर 2-3 योग हैं। कौन से योग है? राशि परिवर्तन योग है। उन 2-3 योग ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। व्यक्ति के जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए केवल एक ग्रह काफी होता है, केवल एक ग्रह। कुंडली के अंदर जितने योग होंगे, राजयोग होंगे, धन योग होंगे, उतना ही व्यक्ति क्या करे? प्रतिष्ठित होगा, सम्मानित होगा। क्या पी लो? तो धन योग कैसे और बनते आज हैं दिन में चाय बनाई? उसकी बात हम आगे करेंगे। धन योग कैसे देखते हैं उसकी बात हम आगे करेंगे। कुंडली के अंदर धन योग भी होता है, दारिद्र योग भी होता है। कुंडली के अंदर इस व्यक्ति की प्रमोशन कब होगी, कहां तक पहुंचेगा, और डिमोशन, अवनति, अवनति कब होगी, वो भी होता है। 2-3 और हैं, बता देता हूं आपको। कुंडली में, हमारी कुंडली को डिवाइड किया गया है अलग अलग भावों में। केंद्र 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं। त्रिकोण 5वां और 9वां घर त्रिकोण होते हैं। उपच्य भाव कौन से होते हैं? उपच्य भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11। 3, 6, 10 और 11 उपच्य भाव होते हैं। एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कुंडली के अंदर 6ठा, 8वां और 12वां घर, इनको बोलते हैं त्रिक भाव। 6ठा, 8वां और 12वां घर, इनको बोलते हैं त्रिक भाव। कुंडली के सबसे बुरे घर कहा गया इनको।
कुंडली के सबसे बुरे घर कहा गया है। लेकिन पाराशर ऋषि जी क्या कहते हैं? कुंडली के सबसे बुरे घर 6, 8 और 12 नहीं है, तीसरा, छठा और 11वां है। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव है वो कुंडली का सबसे बुरा भाव है। तीसरे, छठे और 11वें में से, इनमें से भी 11वां घर है जो वो सबसे बुरा बताया गया है। इनको बोलते हैं त्रिषडाय। 3, 6, 11 को बोलेंगे त्रिषडाय। जो ग्रह जन्म कुंडली में उपच्य भाव में है, उपच्य भाव कौन से हैं? 3, 6, 10 और 11 है। मान लीजिए आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में कोई ग्रह बैठा है और वही ग्रह दशमांश कुंडली में 3, 6, 10, 11 भाव में बैठ जाए तो आपके लिए अराजयोग कारक बन जाता है। उपच्य भाव का अलग से क्लास होगी, बहुत ही इसके अंदर बहुत राज छिपा हुआ है। यह मैं सिर्फ आपको उनको परिचित करवा रहा हूं इन राजयोगों से। इन सभी राजयोग की अलग अलग क्लासेज होंगी। उपच्य भाव जब देखोगे आप समझोगे कि जीवन के अंदर समस्याएं कैसे आती हैं। उपच्य भाव का जो शाब्दिक जो अर्थ है, जो इसका जो मूल है वो क्या होता है? ग्रोथ करना। ग्रोथ करना। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी, 3, 6, 10 और 11वें घर में बैठे हुए ग्रह वो जिन घरों के स्वामी हैं उन घरों में ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती जाएगी। जैसे 7वें घर का स्वामी 3, 6, 10, 11 घर में बैठ जाता है। 7वां घर आपके व्यापार का है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी आपका व्यापार बढ़ता जाएगा। सेकंड हाउस का स्वामी 3, 6, 10, 11 इनमें से किसी एक घर में बैठ जाता है। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाएगी आपका धन बढ़ता जाएगा। अब वो ग्रह कहाँ पे अच्छे होते हैं, कहाँ पे वो शुभ फल देते हैं, कहाँ पे वो अशुभ फल देते हैं, वो ग्रहों पर डिपेंड होता है। एक और उपाय वो राजयोग देख लेंगे जब हम आगे बात करते हैं दूसरे विषय पर। आप चेक करें आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10वें भाव में, जहां कुंडली में चंद्रमा बैठा है उससे 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है शुभ है तो और अच्छा है, पापी ग्रह बैठा है वो भी ठीक है, शुभ उसे अच्छा बताया गया है। उस ग्रह की दशा में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा। उस ग्रह की दशा में आपको प्रसिद्धि या पैसा मिलेगा। चंद्रमा से 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी दशा में। अब हमने पंच महापुरुष योग, महाभाग्य योग, विष्णु लक्ष्मी योग और तीसरे, छठे, 8वें घर के स्वामी नीच के हो जाते हैं, वो भी राजयोग बनता है। तीसरे, छठे, 8वें घर में कोई पाप नीच ग्रह बैठता है वो भी राजयोग बनता है। हमारी बात यहां तक हुई, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी रमेश जी। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है जी।
देखो, अब जो सूत्र आपको दे रहा हूं, कुंडली के अंदर हम 4 भागों में डिवाइड किए गए कुंडली को। पराशर जी ने कुंडली को 4 भागों में डिवाइड किया, 4 त्रिकोण बनाए गए। पहला है धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण, धर्म त्रिकोण उनसे 1, 5 और 9। पहला, 5वां, 9वां भाव है जो धर्म त्रिकोण है। उसके बाद 2, 6, 10 आम त्रिकोण, 3, 7 और 11 है। मोक्ष त्रिकोण, 4, 8 और 12। आज हम बात करेंगे मोक्ष त्रिकोण। जो हमारा 4th हाउस होता है, 4th हाउस हमारा घर होता है। घर यानी कि हमारे घर की 4 दीवारी, हमारे घर की 4 दीवारी। और जो 8वां घर है, 8वां घर आपका गुप्त स्थान होता है, जो जमीन के नीचे का होता है। 12वां घर पर्दे के पीछे का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे घर की कोई बात बाहर जाए। घर के अंदर कुछ भी झगड़ा होता है, चाहे अपने परिवार के अंदर हो, पति पत्नी का, कैसे भी हो, तो हर व्यक्ति चाहता है कि झगड़ा घर के अंदर ही रहे। तो 4th हाउस हमारे घर का है, हमारी 4 दीवारी का है। जो 8वां घर है, 8वां घर जमीन का है, जमीन से नीचे का गुप्त स्थान है। जमीन के नीचे जो भी आपकी चीजें, आपकी खान है, आपका जो गैस है, कोयला है, वो सब आपका 8th हाउस है। गैस एजेंसी, कोयला, खनन, वो सब आपका 8th हाउस है। 12th हाउस क्या है? आपका बेडरूम है। 8वां घर हमारे गुप्त दान का है। जो भी आप दान करते हो गुप्त दान, वो 8वां घर होता है। जो आप दान करते हैं, चैरिटी करते हो, आपका 12वां घर होता है। पहले कहा जाता था कि दान गुप्त होना चाहिए, दान गुप्त होना चाहिए, गुप्त दान ही आपको फल देता है, ऐसा कहते थे। और ये सही भी है। जो चीज आप गुप्त रखोगे, उतने उस चीज की महत्व बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी। 2 शब्द बोले गए पहले, भजन और भोजन। भजन और भोजन दोनों पर्दे के पीछे होने चाहिए। कोई आपको ये नहीं बोला कि आओ मैं अभी भजन कर रहा हूं, देखो बैठ के। जो असल में जो आध्यात्मिक आदमी होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो अपने भजन को पर्दे में ही करता है। भजन और भोजन जितना पर्दे के अंदर होंगे, उतने ही उनकी महत्व बढ़ेगा, उनके अंदर पावर बढ़ेगी।
चौथा घर हमारे घर का है, जहां हम रहते हैं, वो चार दीवारी है, तो घर की जो बातें हैं वो चार दीवारी से बाहर ना आ जाए, ऐसा कहता है फोर्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या कहता है कि आप जो भी चीज को गुप्त रखें, जितनी आप चीजें गुप्त रखेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। 12वां घर क्या है, आपके पर्दे के पीछे घर के कुछ भी काम हो पर्दे के पीछे होना चाहिए। अब आप अपनी अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये बातें बड़ी काम आएंगी आगे जीवन में। किसी व्यक्ति का यदि 10वें घर का स्वामी, लिख सकते हैं साथ साथ, किसी व्यक्ति के 10वें घर का स्वामी यदि चौथे, 8वें और 12वें घर में हो, किसी व्यक्ति के 10वें घर का स्वामी चौथे या 8वें या 12वें घर में हो, उस व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के बारे में किसी को बार बार ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मैं ये काम करता हूँ जी, कहीं बैठा, कहीं बाहर गया, कहीं शादी में गया, कहीं गया, बगैर पूछे बता रहा है उसको मैं ये काम कर रहा हूँ जी, मेरा ये बिजनेस है। नहीं, अगर आप ऐसा करते हो तो आप आपके बिजनेस के लिए खराब कर रहे हो। किसी का 5वें घर का स्वामी, किसी की कुंडली में 5वें घर का स्वामी यदि चौथे, 8वें या 12वें घर में है, चौथे, 8वें या 12वें घर में है, उस व्यक्ति को अपने संतान के बारे में ज्यादा उसकी प्रशंसा बाहर नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है जी, बड़ा मतलब कि अनुशासनशील है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। ध्यान रखना, जिसका 5वें घर का स्वामी चौथे, 8वें और 12वें घर में है, उस व्यक्ति ने अपनी संतान के बारे में कभी भी बाहर कुछ नहीं बताना। अगर वो ऐसा करता है तो अपने संतान के लिए बुरा कर रहा है। जो अगर लेडी, दस हाँ जी, वीरेंद्र जी, अगर 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो। फिर नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल चार, 4 और 8 और 12 घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। क्योंकि चौथा घर क्या है हमारा, चार दीवारी करके चार दीवारी है, यानी घर की बातें घर के अंदर। ठीक है जी, ठीक 8वां है। घर गुप्त का है, जितने आप चीजों को गुप्त रखोगे उतने 8वां घर आपको अच्छा फल देगा। ठीक है जी। 12वां घर हमारे पर्दे के पीछे अगर है। बिल्कुल। 4, 8 और 12 ये मोक्ष भाव है। मोक्ष क्या करता है, मोक्ष व्यक्ति को मुक्ति देता है, वो बंधन में नहीं बांधता। ये घर आपको मुक्त करते हैं। जितना आप मुक्त रहोगे उतना ही आपको ये घर आपके लिए अच्छा लेके जाएंगे। ज्योतिष का एक नियम है, अगर ये नियम आप समझ जाते हैं तो ज्योतिष समझ जाओगे। हर ग्रह और हर घर की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। यदि हम उन घरों के अनुसार और ग्रहों के अनुसार काम करते हैं, आपके जीवन में कोई भी ग्रह ना बुरा होगा, ना घर बुरा होगा। चौथा, 8वां और 12वां घर मोक्ष त्रिकोण है। ये व्यक्ति को मुक्त करना सिखाते हैं, ये मोह नहीं सिखाते। मोह सिखाता है कौन, काम त्रिकोण। 3, 7, 11 ये व्यक्ति को मोह सिखाते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने मोह के कारण अपने पूरे कुल का विनाश कर लिया, तो 3, 7, 11 है। महात्मा बुद्ध ने
अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, वो 4 8 12 है। मोक्ष त्रिकोण हमें मुक्त होना सिखाते हैं, और मुक्त होना ही जीवन का असली लक्ष्य है। बंधन लक्ष्य नहीं है, मुक्त होना लक्ष्य है। तो 4 8 12 घर कहते हैं कि आप मुक्त हो जाओ, आप उन बंधन में ना बंधो। बंधन में बंधोगे तो आप गिर जाओगे, समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी घर का स्वामी चौथे 8वें और 12वें घर में आता है तो व्यक्ति को उस घर की चीजें छुपा कर रखनी चाहिए, बगैर पूछे किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपका 10th लॉर्ड 10वें घर का स्वामी चौथे 8वें 12वें घर में है, और आप कहीं शादी में गए हो, कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा, आप उसको बता रहे हो मेरा ये काम है जी, इतना पैसा आ जाता है, इतना कर लेते हैं जी, बगैर पूछे कर रहे हो आप उसका क्या मतलब क्या है? आप अपने बिजनेस को खराब कर रहे हो। वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। कोई पूछता है तो ठीक है, और कोई भी जब आप काम करते हैं पहले उस काम को कंप्लीट करिए, फिर लोगों को बताइए। आपने कोई ऑफिस करना है, कोई आपने कोई आपकी योजना है, उसको पहले कंप्लीट करिए, फिर बताइए। अगर किसी का 7th हाउस लॉर्ड सप्तमेश 7वें घर का स्वामी 4 8 12 भाव में है, तो उस व्यक्ति को अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए बाहर, क्योंकि वो ही उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि वो बिड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा, उससे और लोग उसके तरफ पार्टनर की तरफ आकर्षित होंगे, फिर वही दुख का कारण बन जाते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी यदि 4 8 12 घर में है, व्यक्ति को अपने धन के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए बाहर। मेरे पास इतना धन है जी, मेरी ये एफडी है, मेरा ये है, नहीं। जितना वो छुपा के रखेगा उसका धन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये ज्योतिष कहती, कुंडली के जो 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं, यदि आप 12 ग्रहों को और 9 ग्रहों को यूज करना सीख जाते हैं, कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई ग्रह बुरा बुरा नहीं है। कुंडली के सबसे अच्छे घर आप किसको मानते हो? 4 8 और 12 सबसे अच्छा घर होता है। कुंडली में सबसे बुरा घर कौन सा होता है? 11वां घर होता है। 11वां घर हमारी कामनाओं का, इच्छाओं का है। हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, वो बांधती है व्यक्ति को। दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण इच्छाएं हैं। जिस घर की जो विशेषता है उस विशेषता को आप यूज कीजिए, वो घर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तीसरे घर का स्वामी यदि चौथे 8वें और 12वें घर में है, आप अपने छोटे भाई बहन के बारे में ज्यादा बात मत करिए, किसी को मत बताइए भाई ऐसा है, मेरा भाई ये करता वो करता है। चाहे वो आपका बुरा भी करें, फिर भी आपने उनके बारे में बाहर बातें नहीं करनी। आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए गलत कर रहे हैं। छठे घर का स्वामी यदि 4 8 12वें भाव में हो, छठा घर किस चीज का है? दुखों का है, बीमारियों का है। और आपका छठे घर का स्वामी चौथे 8वें और 12वें घर में बैठ जाता है, और आप बता रहे हो लोगों को मुझे ये बीमारी है, परेशानियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो आप छठे घर को खराब कर रहे हो। क्योंकि चौथा 8वां और 12वां घर क्या है? ये छुपाने का है, दिखाने का नहीं। इनके अंदर बैठे हुए ग्रहों को, और वो ग्रह किन घरों के स्वामी है,
उन घरों से संबंधित चीजों को आप जितना छुपा के रखोगे वो घर आपको उतना ही लाभ देकर जाएंगे। 11वां घर, मान लीजिए सुनील जी हाँ जी। आपकी कुंडली है, ठीक है, जी आपकी कुंडली में पंचम भाव आपकी संतान हुई, ठीक है, जी और 11वां भाव क्या हुआ, आपके मित्र हुए, ठीक है। जी ऐसे ही जो आपकी संतान है, आपकी संतान का 11वां भाव है जो उसके मित्र हुए। यदि उसका, अगर आपकी संतान का 11वें और 8वें घर का संबंध बन जाए, 11वें 11वें का स्वामी और 8वें का स्वामी, 11वें स्वामी 8वें में बैठ जाए, 8वें स्वामी 11वें में बैठ जाए, या दोनों के स्वामी एक साथ बैठ जाए, आमने सामने बैठ जाए, तो जो उसके मित्र होंगे, जो उस बच्चे के मित्र होंगे, वो मित्र उसके दुखों का कारण बनेंगे और वो मित्र उसको बुरी लत में लेके जाएंगे। एडिक्शन हो सकता है, नशे करने वाला हो सकता है, क्योंकि 8वां घर नशा होता है और 11वां घर मित्र होते हैं, इच्छाएं होती हैं, प्रलोभन होता है। इसीलिए 11वें घर को बड़ा सोच समझ के यूज करना होता है। 12वां घर बुरा नहीं है, 12वां घर तो आपको सिखाता है जीवन कैसे जीना है। यदि पहले घर का स्वामी छठे, 8वें और 12वें घर में बैठे तो व्यक्ति को अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जिमिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी, किसी के साथ बताना नहीं, मतलब कि वैसे कुछ लोग होते हैं जिनका गुरु 3rd हाउस में हो, जिनका गुरु 3rd हाउस में हो, वो व्यक्ति बगैर पूछे ही हर जगह अपनी बातें करता रहता है। आप चेक कर लेना, बगैर मतलब कि खड़ा हुआ कहीं पे अपनी बातें करेगा। मोक्ष त्रिकोण क्या कहते हैं कि इन घरों में जो ग्रह आता है और वो ग्रह किन घरों का स्वामी है, उन चीजों को छुपा के रखो। कुछ लोग देखे होंगे आपने, उनकी संतान क्या पढ़ाई कर रही है, क्या काम कर रहे हैं, बताते ही नहीं। पूछोगे आप क्या काम कर रहा है लड़का, पता नहीं जी, बस बस कर रहा है, कहीं तैयारी कर रहा है कुछ, क्या स्टडी कर रहा है बताएंगे ही नहीं। तो कौन लोग होते हैं, जिनका 5वें घर का स्वामी 8वें घर में हो। 11वें घर का स्वामी यदि 8वें घर में है, 11वें घर का स्वामी यदि 8वें घर में है, 8वां घर होता है वृश्चिक राशि। काल पुरुष की कुंडली के अंदर 8वें घर में 8वें राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक होता है बिच्छू, यानी कि आपके मित्र आपको बिच्छू की तरह डंक मारेंगे, धोखा देंगे। जब अष्टमेश और एकादशेश का संबंध हो जाए तो उस स्थिति में व्यक्ति को अपने जो मित्र हैं उनके साथ संभल कर रहना चाहिए, वो कभी धोखा दे सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि व्यक्ति को कुंडली में किससे और कब सावधान रहना चाहिए। जो 6th हाउस है वो आपके शत्रु हैं, जो आपको दिखते हैं प्रत्यक्ष, ये मेरा शत्रु है। और जो 12वां घर है वो आपके छिपे हुए शत्रु हैं। हो सकता है आपके मित्र हों, आपके साथ साथ रहते हों, छिपा हुआ शत्रु, वो 12th हाउस है। 4, 8 और 12 त्रिकोण हाउस है। आप वो मोक्ष त्रिकोण है। आपने बस ये ध्यान रखना है, जिन भी घर का स्वामी इन घरों में बैठता है
आपने उन घरों से संबंधित चीजें छुपा के रखने। जैसे थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस होता है प्लानिंग का। आप कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं उसकी, और आपके थर्ड हाउस का स्वामी चौथे, आठवें, 12वें घर में बैठा है, तो आपने जब तक आपकी योजना पूरी नहीं हो जाती किसी को बताना नहीं। नहीं, आपकी योजना सफल नहीं होगी। ये आप आजमा के देख सकते हैं। थर्ड हाउस होता है जो विदेश जाने के लिए वीजा लगता है। वीजा देखते हैं थर्ड हाउस से। यदि थर्ड हाउस का स्वामी चौथे और आठवें घर में हो, चौथे, आठवें, 12वें घर में हो, और किसी बच्चे ने वीजे की फाइल लगा दी और वो बता रहा है सभी को, मैंने फाइल लगा रखी है, मैंने फाइल लगा रखी है, उसकी फाइल लगेगी नहीं तो काम नहीं बनेगा। कि थर्ड हाउस हमारे वीजा का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। आप कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन कार्य करते हैं, आप कोई जमीन लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, कोई कागजात हैं, किसी प्रकार के कागजात हैं, आपका थर्ड हाउस है। आपका वीजा है, थर्ड हाउस है। आपके पड़ोसी हैं, थर्ड हाउस है। आप इंटरनेट, मल्टीमीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो सब थर्ड हाउस है। अखबार, पत्राचार, प्रकाशन, वो थर्ड हाउस है। एजेंट, कमीशन पर कार्य करना, वो थर्ड हाउस है। यदि थर्ड हाउस का स्वामी 4, 8, 12 घरों में बैठ जाता है, तो आपको इन घरों से संबंधित, इन चीजों को संबंध छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं। आप कोई काम कर रहे हैं कमीशनिंग का, बता रहे हो सभी को इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, कमीशन में इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, थोड़े दिन आएगा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा ना। चौथे घर का स्वामी चौथे घर में अच्छा होता है। कोई भी घर का स्वामी अपने घर में अच्छा होता है, अपने घर को देखे तब भी वो अच्छा होता है। एक सूत्र और लिख लें आप। कुंडली में दूसरे और 12वें घर का स्वामी, कुंडली में दूसरे और 12वें घर का स्वामी न अच्छा होता है न बुरा होता है। वो जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही हो जाता है। अच्छे साथ बैठेगा अच्छा हो जाएगा, बुरे के साथ बैठेगा तो बुरा हो जाएगा। सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड अच्छे होते हैं, इनको बोलते हैं समभाव। समभाव होते हैं, न अच्छे होते हैं न बुरे होते हैं। हमने आज बात की है पंच महापुरुष योग, महाभाग्य योग, तीसरे, छठे, 8वें घर में जो नीच के ग्रह होते हैं वो राजयोग देते हैं, या उन घरों के स्वामी राजयोग देते हैं। और एक सूत्र की हमने बात की, ये सूत्र आप अपना के देख सकते हैं, 100% सही होता है। चौथे घर, 8वें और 12वें घर में किसी भी ग्रह के स्वामी आते हैं, आपने उन घरों की वस्तुएं छुपा के रखनी, किसी को बतानी नहीं। और सुनो, 8वां घर होता है हमारे गुप्त दान का। अगर आपने 8वें घर को यूज करना, आप गुप्त दान करिए। 12वां घर होता है मेडिटेशन का, ध्यान करिए, चैरिटी करिए, दान करिए। छठा घर होता है हमारे डेली रूटीन, दिनचर्या। अपने दिनचर्या सेट बना के रखिए, सुबह कब उठना है, उसी टाइम उठना है, जो काम जिस टाइम करना है, वो छठा घर होता है।
हमने भी व्यापार कैसे करते हैं, 7th हाउस हमारा हो चुका है। व्यापार कैसे किया जाता है, किस किस से कैसे व्यापार करना, कौन सा व्यापार हमने करना है, वो हमारा हो चुका है। रिलेशन के अंदर, दाम्पत्य जीवन के अंदर क्या क्या समस्याएं आ सकती है, कैसे समस्याएं आती हैं, उनको कैसे ठीक करना है, वो आपको बता दिया गया है। 10th हाउस आपके कर्म का है। आप जो भी कर्म करते हैं, आप अच्छा करें बुरा करें, आप पलक झपकाते हैं, आप सांस लेते हैं, वो भी 10th हाउस है। जब पंचम हाउस पे बात करेंगे, पंचम हाउस जब बात होगी, पंचम हाउस हमारे पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का घर है। पुण्य है तो बुरा भी वही है। कुंडली का एक बड़ा अच्छा नियम है, जो सुख देता है दुख भी वही देता है। चौथा घर हमारे सुख का है, मन की शांति का है, मन को दुखी वही करता है। 9वां घर हमारे भाग्य का है, तो भाग्य में दिक्कतें आएंगी तो वो 9वां घर ही होगा। तो कुंडली हमारे एक हाथ से देती है, एक हाथ से लेती है। बारह घर, 12 राशियां, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र, बस यही है। इनके अंदर हम पता है, हम ज्योतिष को हमने क्या बना रखा है, ज्योतिष को हमने केवल उपाय और लोगों के लिए प्रेडिक्शन करना, किसी थोड़ा बहुत काम बन गया, जय जयकार होगी, बस। ज्योतिष तो असल में किसको मिलती है? ज्योतिष, ज्योतिष के अंदर वही लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। ये एक विज्ञान होता है, एक पराविज्ञान होता है। ये पराविज्ञान है, ये विज्ञान से भी परे है, इसकी कोई लिमिट नहीं। कभी आप एक सूत्र बता, कल या आज बता दूंगा, एक छोटा सूत्र है। आप किसी की कुंडली को देखकर, आप तो उसका कोई लगन हो, आपने लगन चेक ही नहीं करना क्या लगन है, उसको बता सकते हो कि आपको धन कहां से आएगा। थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको मैं। काल पुरुष की कुंडली सभी को पता है, मेष लगन की होती है, ठीक है जी। तो सेकंड हाउस में कौन सी राशि आई? वृष। यानी कि वृष राशि क्या हुआ? सेकंड हाउस हमारा धन का है, सेकंड हाउस हमारे धन का है, यानी कि वृष राशि हमारा धन हुआ। कुंडली के अंदर, किसी की कुंडली के अंदर वृष राशि जिस भी घर में बैठी है, उस घर से आपको धन आएगा। चेक कर लेना आप। आगे भी है इसके, और भी है। अब जैसे मेरी वृष राशि 12वें भाव में बैठी है, तो मेरा फिर कहाँ से आएगा मान लो? 12वां घर विदेश का है, हम्म 12वां घर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है, 12वां घर आश्रम का है, 12वां घर मेडिटेशन का है, 12वां घर चैरिटी का है, 12वां घर खाने पीने की वस्तुओं का है, 12वां घर हॉस्पिटल का है, 12वां घर जेल का है। जेल से पैसा ठीक है। जेल मतलब कि भाई कोई जेल में कोई ऐसा, मतलब कि कोई जॉब पे लग जाए, मतलब उसमें से किसी एक से, उसमें से हाँ, किसी एक में। हर बिल्कुल घर के बिल्कुल। कम से कम 200-300 एट्रीब्यूट होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी में हम्म। से आए, उनमें से किसी एक में से आएगी। यानी अगर मैं मान के चलो विदेश से आ सकता है, बिल्कुल अगर बिल्कुल
बिल्कुल आ मतलब सकता है। सोचा जाए तो। विदेश से, कोई आश्रम से, कोई मेडिटेशन से, कोई मतलब कैसी चीज जो आध्यात्मिक चीज से, जो अध्यात्म से जुड़ा आश्रम में, आश्रम में जैसा मंदिर वगैरह भी मान लो इसी हाँ में आते हैं। हाँ, इसी में आता है वो भी। हाँ। हाँ, मंदिर आश्रम में तो क्या फर्क है ना। वैसे मंदिर होता है 9th हाउस। 9th है ना। हाँ, आश्रम 12th हाउस। आश्रम में तो जैसे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम ये होगी शायद। जैसे बड़े बड़े संतों के आश्रम होते हैं ना, अच्छा। वो आश्रम। ये अनाथ आश्रम, ये आश्रम नहीं, अनाथ आश्रम नहीं, तो जो संतों के आश्रम है वो आश्रम होता है। अच्छा वो आश्रम। जी पतंजलि हो गया जी।